हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 11th फिज़िक्स की जो फर्स्ट यूनिट है वो हमने कंटिन्यू कर रखी थी और उसमें हमारा जो लास्ट वाला चैप्टर था ना, ये आपका एरर वाला, सिर्फ ये चैप्टर रहता है। इस चैप्टर की थ्योरी और न्यूमेरिकल वो दोनों अब हम कंप्लीट कर लेंगे, तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी। ये चैप्टर है जो इसकी जो न्यूमेरिकल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी में से कभी क्वेश्चन नहीं आता, 1-2% ही चांस है कि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए, लेकिन जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो हर बार आते ही आते हैं। 90% चांस है उनका आपके फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन का बनना। ठीक है, अगर आपका HBSC बोर्ड है फिर थोड़ा सा कम चांस है, क्योंकि आपके पास फर्स्ट यूनिट में से जो डायमेंशन की एप्लीकेशन है वहाँ से भी न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है बच्चे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ रहे हो कि मैं किस तरीके से जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो वेरीफाई कर रही हूँ यहाँ से। लेकिन अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो तो इसका क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। और ये तो सिर्फ 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए बात होगी। दूसरी तरफ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे JEE नीट वगैरह, ठीक है, ये अपने हरियाणा के एग्ज़ाम होते हैं, टेट एग्ज़ाम होता है, जैसे HTET हो गया, CTET हो गया, तो उनमें भी जो ये फिज़िक्स का पोर्शन जैसे आता है, जैसे TGT साइंस, PGT फिज़िक्स, तो वहाँ पर एरर वाला क्वेश्चन है जो मोस्टली देखने को मिलता है। तो ये वीडियो 11th फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स वाले एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिट रहने वाली है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तभी आप उसको अप्लाई करना सीखोगे। ठीक है बच्चे, तो देखो हमारे चैप्टर का नेम क्या है यहाँ से, एरर ऑफ मेज़रमेंट, यानी कि हमने एरर जो है उसको मेज़र करना है, एरर को मेज़र करना है। ठीक है बच्चे, तो एरर को मेज़र हम तभी करेंगे सबसे पहले जब हमको पता होगा एरर क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ, एरर का मतलब होता है, मतलब एरर कब बोलते हैं हम कि एरर आ गया। जैसे आप PC पे काम करते हो, आप कोई स्पेलिंग गलत लिख देते हो, उसके नीचे एक रेड सी लाइन आ जाती है, तो अब वो एरर होता है ना। ठीक है, और आप कोई कैलकुलेशन करते हो, आपका जो कैलकुलेटर है वो आपको सिग्नल दे देता है कि एरर आ गया वहाँ पे। तो एरर का मतलब क्या है, गलती होना। ठीक है, एरर का मतलब क्या है, हमसे मिस्टेक होना, तो उसको ही हमने मेज़र करना है, यहाँ फिज़िक्स में मेज़र करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो एरर का मतलब क्या होता है, एक तो हमने वैल्यू मेज़र की और एक उसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एरर होता है। उनका जो डिफरेंस होते हैं वो एक तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है और एक वैल्यू जो हमने मेज़र की है, उनका जो डिफरेंस है वो हमारी गलती होती है, वो हमें पता चलता है फिर। ठीक है जी, तो इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, जैसे कि आपके सामने डेफिनेशन गिवन है यहाँ नोट्स में, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, डिफरेंस होता है हमारा किसके बीच में, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। इसको ही हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट की, आपकी वैल्यू है जो 48 आ गई, ठीक है, और एक्चुअल जो वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू यानी कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था वो था 50। तो 50 और 48 का डिफरेंस कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, तो उसका आपका जो एरर होगा दैट विल बी 2। ओके जी, तो एरर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके जी, ये होगी आपके एरर की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ एरर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के एरर होते हैं मेनली, ब्रॉड लेवल पर अगर पूछें तो एरर के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है सिस्टमेटिक एरर, सेकंड होता है रैंडम एरर एंड थर्ड यहाँ पे होता है ग्रॉस एरर। ठीक है बच्चे, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास 3 एरर हैं, सिस्टमेटिक, रैंडम, ग्रॉस। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है सिस्टमेटिक एरर, तो सिस्टमेटिक जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम के अंदर ही एरर है। ठीक है, सिस्टम के अंदर एरर मतलब यहाँ पर फिज़िक्स में बेसिकली जो एरर का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ है जब आप फिज़िक्स लैब में जाके कोई प्रैक्टिकल करते हो। प्रैक्टिकल में कोई सिस्टम लेके बैठते हो ना, आप कोई अपरेटस लेके बैठते हो, है ना, दैट इज़ हेयर सिस्टम, यहाँ पर उस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो देखो सिस्टमेटिक एरर को आप कैसे डिफाइन करोगे, दिस एरर अकर्स अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट पैटर्न। ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न होता है, मतलब उसका जो रीज़न होता है वो हमें पता होता है कि ये जो एरर आया है ये क्यों आया है।
हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं एरर को। ठीक है बच्चे, तो सिस्टमेटिक एरर के फर्दर हमारे पास टाइप होते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर के हमारे पास 3 टाइप होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है जो हमारे पास दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अब इनकी जो डेफिनेशन या फिर इनकी जो मीनिंग है ना, इनके नेम में ही है। इंस्ट्रूमेंट सभी को पता है ना, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब उस डिवाइस में जब कोई ना कोई गलती होती है तो उसकी वजह से जो एरर आता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब डिवाइस में गलती होना नॉर्मल बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं सभी, ठीक है, और टेक्निकल हैं। अब टेक्निक ने हमें जितना बेनिफिट दिया है, हर एक चीज़ का अगर कोई मतलब प्रॉफिट है तो उसके साथ उसका लॉस भी आता है। ठीक है, यानी कि जैसे घर पे भी हम इतने सारे अपरेटस यूज़ करते हैं, क्या वो कभी ख़राब नहीं होते? बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जैसे अभी आपके हाथ में फ़ोन ही है, क्या ये ख़राब नहीं होता? कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो सिस्टमेटिक एरर में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप थी दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है जब इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग स्केल पर नीडल्स होती हैं, तो वो जो एरो नीडल्स हैं आपकी, कई बार वो बिल्कुल कोइंसिडेंट नहीं करती। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इट इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन डिवाइस। ये किसकी वजह से होता है? डिवाइस में डिफेक्ट होने की वजह से। समटाइम्स जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल। जैसे हमारे पास 2 स्केल की हम बात करते हैं, वर्नियर स्केल, मेन स्केल। ये वर्नियर मेन स्केल है जो हम पहले अच्छी तरह डिस्कस करके आ चुके, यूनिट वाला जो चैप्टर किया था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ और ये टाइम वाला। ठीक है, तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी बच्चे, प्लेलिस्ट विजिट करके वो क्लास जरूर आप लोग देख लेना। ठीक है जी, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होता है, जैसे जो वर्नियर स्केल होता है वो मेन स्केल की जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करता, और वो कोइंसाइड करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, सेकंड है हमारे पास पर्सनल एरर। पर्सनल यानी कि पर्सन की वजह से। ठीक है, पर्सनल कौन है? जो पर्सन है, अपने आप की वजह से। अब अपने आप हम एक्सपेरिमेंट करते टाइम इधर उधर ध्यान होगा ना, तो आप गलत ही करोगे उसको। एक्सपेरिमेंट जब भी करते हो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना है। ठीक है, तो पर्सनल एरर क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ही इज़ ऑब्जर्वर, ही और शी। थर्ड है हमारे पास नेचुरल एरर। अब नेचुरल मतलब नेचर की वजह से। ठीक है बच्चे, तो नेचुरल एरर में क्या होता है, जैसे कई एक्सपेरिमेंट इस तरह के होते हैं कि वो एक फ़िज़िकल कंडीशन होती है उनकी, कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर हमने इनको करना है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वेदर में चेंजेस होने की वजह से वो टेम्परेचर और वो प्रेशर मेंटेन नहीं रहता। ठीक है बच्चे, तो उसकी वजह से जो हमारा एक्सपेरिमेंट है प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं देता, वहाँ पर एरर आ जाता है, और उस एरर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एरर। तो इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा। ठीक है बच्चे, जब हमारे पास चेंज होता है किस में? टेम्परेचर में या प्रेशर में। उसके बाद सेकंड जो एरर का टाइप है हमारे पास दैट इज़ रैंडम एरर। सेकंड टाइप क्या है? रैंडम एरर। हमने 3 टाइप के पढ़े थे ना, वो तो अभी तक जो ऊपर थे हमारे, देखो सिस्टमेटिक के टाइप थे। हमने 3 टाइप के एरर पढ़े थे, सिस्टमेटिक, रैंडम, ग्रॉस। तो सिस्टमेटिक के 3 टाइप थे ये, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल एंड नेचुरल। और ये सेकंड जो एरर है हमारा, वो है हमारे पास रैंडम एरर। तो रैंडम एरर हमारे पास क्या होता है? द एरर हुज, जिसका जो कोज होता है, जो रीज़न होता है वो हमें नहीं पता होता। रैंडम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। रैंडम का मीनिंग होता है अचानक से हो जाना। अब कोई चीज़ अचानक से हुई है तो ऑब्वियस है उसका रीज़न कैसे पता होगा हमें? जिसका हमें रीज़न पता होता है उसका तो डेफिनेट पैटर्न होता है ना। ठीक है बच्चे, तो रैंडम होता है एकदम से। ठीक है, जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना रैंडम क्लिक, जब वो व्हाट्सएप पे फ़ोटो लगा देते हैं, और मैं सही बताऊँ वो कोई रैंडम क्लिक नहीं होता, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है रेयरली होता है वो रैंडम क्लिक। 50 फ़ोटो उतरवा के एक फ़ोटो लगाते हैं और उसके नीचे लिख देते हैं रैंडम क्लिक, जो लगती है कि सबसे अच्छी आई है ना। सही है ये बात, मजाक नहीं है इसमें। चलो थोड़ा सा मजाक भी ज़रूरी है लेकिन क्लास में, ऐसे तो आप लोग बोर हो जाओगे, आपको नींद ही नहीं आने लग जाएगी। ठीक है, तो ज़रूरी है भी थोड़ा बहुत मुझे बताना। अच्छा, ये बात सही है कि 50 फ़ोटो क्लिक करके एक लगाते हैं, उसको ही लिखते हैं, या सच में रैंडम क्लिक ही होता है वो? तुम बताना अच्छा अपना एक्सपीरियंस क्या है। तो रैंडम एरर बच्चे होता है जिसका जो रीज़न है जो हमें पता नहीं होता। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड
चांस एरर, इसको हम क्या बोलते हैं, चांस एरर। ठीक है, एकदम से चांस बन जाता है, जैसे कोई एकदम से घटना होना। दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मेजरमेंट बाय अ लार्ज टाइम। अब इस एरर को अगर हमने कम करना है तो इस एरर को कम करने का एक ही तरीका है, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, मेज़रमेंट को बार बार लो। जहाँ आपको 5 डिफाइन थे कि 5 लेनी है आपने, 5 से एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, उसको आप 8 या 9 लो। ठीक है, अगर आपका रैंडम एरर आता है, कभी 0.1 से कम रह गया, कभी 0.1 ज़्यादा हो गया, तो उस टाइम पे। ठीक है बच्चे, थर्ड है जो हमारे पास यहाँ पे, दैट इज़ ग्रॉस एरर। एरर का हमारे पास जो थर्ड टाइप है यहाँ पे, दैट इज़ ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, जो ग्रॉस एरर होता है वो हमारी गलती की वजह से ही होते हैं। ठीक है, अब हमारी गलती क्या होती है, हम केयरलेसनेस करते हैं। केयरलेसनेस कैसे, इंस्ट्रूमेंट को रीड कर रहे हैं, हमने कोई ध्यान नहीं दे रखा कि मेन स्केल वर्नियर स्केल की जीरो के साथ स्टार्टिंग में कौन साइड थी या नहीं थी, हम उसको रीड कर रहे हैं, हमने कोई ध्यान नहीं दे रखा कि वो आगे पॉइंट्स में कितना बन रहा है। ठीक है, हम उसको रीड कर रहे हैं, कैलकुलेशन करते टाइम हमने गलती कर दी, उसी को हमने चेप दिया, है ना। तो ये होते हैं ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर का मीनिंग क्या होता है, द ग्रॉस एरर अराइज एन अकाउंट ऑफ शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या कर देता है, छोटी मोटी गलतियाँ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, जो गलत मतलब ऑब्जर्वेशन, रीडिंग जब पढ़ते हैं उसको ही गलत पढ़ लेते हैं। रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली सेट नहीं करते और उसको ऐसे ही रीड कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर। तो ये थे हमारे पास एरर के 3 टाइप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में, वो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से करते हो। सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन भी आता है भाई कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में, हर बार आता है ये क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट फिगर वाला, राउंडिंग ऑफ करने वाला। ठीक है, तो ध्यान से करना है इस कॉन्सेप्ट को सभी ने। तो सिग्निफिकेंट फिगर का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम है, टीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स, अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, ये होने वाले हैं। तो एचटेट स्टूडेंट्स आपके लिए स्पेशल मैं यहाँ पर फोकस कर रही हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक को आप लोग मत छोड़ना। ओके जी। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि किसी नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट है जो कितनी होती हैं। ठीक है, आपको कोई एक नंबर गिवन कर दिया XYZ, और उसके अंदर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट हैं कि हम उनको कितना रीड करेंगे, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। उस नंबर की कितनी फिगर हैं जो वो सिग्निफाई करनी है, दैट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चे, तो रूल है हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। ये रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितनी भी हमारी नॉन ज़ीरो डिजिट होती हैं किसी भी नंबर की, ठीक है, तो वो होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपको कोई भी बड़ा सा नंबर दे दिया और उसमें सभी नंबर हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। नॉन ज़ीरो होने का मतलब है कि वो जीरो नहीं है। अभी जैसे यहाँ मैंने तो 2 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, कितने मर्जी एग्जाम्पल दे लो, अब जितने एग्जाम्पल करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो 2 4 6 4 ऐसे दे दिया मान लो, तो ये नॉन जीरो है, तो इसमें 4 डिजिट मतलब 4 हो गई सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे जैसे आपको गिवन है 743, तो 743 में आपकी कितनी है, यहाँ 3 है। नेक्स्ट आपको जैसे गिवन है 897646, इसमें आपकी कितनी है, 6 है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमारे पास ये होता है। सेकंड जो आपका रूल है, ऑल द जीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो जितनी भी जीरो होती हैं हमारी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वो भी हमारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। ठीक है जी, जैसे अभी देखो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है 7004, तो 7 आपका नॉन जीरो है, 4 भी आपका नॉन जीरो है, इन दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गई। ठीक है, अब इस नंबर को हम रीड तो वही करेंगे ना, इसकी वही वैल्यू रहेगी। जैसे ये हमारे पास है 7004, ठीक है, तो ये 7004 ही रहेगा ना, ये तो नहीं कि जीरो आने से हम इसको 74 रीड करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें जो डिजिट है हमारी काउंट जिनको हम करेंगे सिग्निफिकेंट में,
तो वो हमारी कितनी है बच्चे यहाँ पे 4 डिजिट है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो यहाँ पर जो गिवन है आपको, दैट इज़ 670475। ठीक है, 670475। अभी यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई बच्चे यहाँ पे 6 हो गई। ओके जी। थर्ड है हमारे पास, ऑल द ज़ीरो एट द एंड ऑफ अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। देखो इसने क्या बोला है कि नंबर के एंड में जो जीरो आई है वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। आपको कोई नंबर गिवन है, स्टार्टिंग में आपके डिजिट हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, मतलब जीरो नहीं है, ठीक है, लेकिन पीछे से आपकी 2 4 5 कुछ भी जीरो आ जाती हैं, तो वो आपकी जो पीछे वाली जीरो हैं वो आपकी नॉन सिग्निफिकेंट होगी। जैसे यहाँ पर गिवन है 57500। अब 575 तक तो ठीक है, कोई मतलब यहाँ सभी नॉन जीरो हैं, लेकिन पीछे ये जो 2 ज़ीरो आ गई है ना, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी। तो जो 57500 है इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आपकी कितनी होंगी, 3 होंगी। सेकंड आपको गिवन है यहाँ पे 8074030, तो यहाँ पर जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी होगी बच्चे, आपकी 6 होगी। कितनी होगी बच्चे, ये आपकी 6 होगी। ओके जी। उसके बाद जो हमारा फोर्थ रूल है, अभी अच्छा यहाँ ना थर्ड में जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दिया है, यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखो, 8074030। अब ज़ीरो यहाँ पर पहले भी आई है, 8 और 7 के बीच में ज़ीरो आई है, ये काउंट करेंगे, क्योंकि ऊपर अभी हमने रूल पढ़ा था कि नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आएगी वो आपकी काउंट होगी। तो 8 और 7 है जो आपके, ये नॉन ज़ीरो नंबर हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखो 74030। अब 4 और 3 के बीच में जीरो आई है, तो ये जीरो भी है जो आपकी काउंट होगी यहाँ पे। ठीक है बच्चे, और जो लास्ट वाली जीरो है वो काउंट नहीं होगी क्योंकि वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है जी, तो ये आपके यहाँ पर काउंट करो इसको 8074030, सिर्फ यहाँ तक काउंट करोगे आप लोग, और यहाँ तक हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगी, 6 बनेंगी। ओके जी। उसके बाद फोर्थ जो रूल है हमारे पास यहाँ पे, ऑल द ज़ीरो बिफोर एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितने भी जीरो है ना हमारे पास, किससे पहले, एक अंडरस्टूड जो डेसिमल पॉइंट है। अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट का मीनिंग क्या है हमारे पास, ये बोल रहे हैं जैसे कोई डेसिमल पॉइंट है, वहाँ तक हमें वो समझ आ रहा है कि वो वहाँ तक हम उसको रीड कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल गिवन है हमें 2.7000। ठीक है, अब डेसिमल के बाद ज़ीरो है, ये डेसिमल के बाद ये जो जीरो होंगी ना, ये हमारी काउंट होंगी। ठीक है, ये हमारी काउंट होंगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये आपकी कितनी आ जाएगी, 5 डिजिट। ऐसे ही जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखो 36.7000। अब 7 है जो डेसिमल के बाद आया है ना, तो इसके जो बाद वाली जीरो हैं वो हमारी काउंट होंगी। ठीक है जी, वो हमारे यहाँ पे काउंट होंगी, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 6। जो आपका थर्ड और फोर्थ रूल है उसको ध्यान से समझो। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ रूल है यहाँ पे, ये क्या है, ऑल द ज़ीरो राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। हमारी जो जीरो होती है ना डेसिमल पॉइंट के, कहाँ बोल रहा है ये, राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो। ठीक है, वो हमारी नॉट सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे देखो 0 पॉइंट मतलब डेसिमल आ गया, डेसिमल के राइट साइड ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो हैं जो आपकी क्या होंगी, नॉट सिग्निफिकेंट। और लेफ़्ट में भी आपके ज़ीरो थी डेसिमल के, तो वो भी आपके क्या होगी, नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि डेसिमल के लेफ़्ट और राइट जो जीरो हैं, ठीक है, वो आपकी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है बच्चे, लेकिन अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाती है वो आपकी सिग्निफिकेंट होगी। ये तो मैंने बता दिया ना, पीछे भी रूल था। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, फिफ्थ रूल के पास जो 2 एग्जाम्पल गिवन है आपको, 0.00476, ये तो ठीक है, डेसिमल के राइट साइड 2 ज़ीरो हैं, लेफ़्ट साइड 1 ज़ीरो है, तो काउंट नहीं होंगी। सिर्फ आपका जो 476 है ये काउंट होगा आपका यहाँ से, और ये काउंट हो गया तो कितने बन गए यहाँ पे, ये 3 बन गए। सेकंड जो एग्जाम्पल है इसका, उसमें देखो अभी बच्चे ध्यान से, 0.04706।
अब डेसिमल के राइट साइड एक ज़ीरो है, 4 से पहले है जो, और लेफ़्ट साइड भी यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो ये तो आपकी काउंट नहीं होगी, ये तो होगी आपकी नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन 4 7 0 6, 7 और 6 के बीच में अब जो ज़ीरो आई है ये आपकी काउंट होगी। क्या होगा? ये आपकी काउंट होगी। और इसीलिए 4 7 0 6 के डिजिट को काउंट करो तो यहाँ पर कितने बनेंगे? ये 4 डिजिट बनेंगे। ठीक है बच्चे, तो यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर है जो यहाँ पर कितनी बनेगी हमारी? 4 बनेगी। ओके बच्चे, उसके बाद 6th है हमारे पास यहाँ पे, ऑल द ज़ीरो राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। पहले रूल को ध्यान से समझो, रूल एक बार ध्यान से समझ लिया तो एग्जाम्पल में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसने बोला है कि ऑल द ज़ीरो राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट है जो हमारे वो नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगली बात को ध्यान से सुनो अब, ठीक है, उस पर मत जाना कि उसमें भी ये पढ़ी थी तो इसमें भी ऐसे ही है। ये बोल रहा है ऑल द ज़ीरो राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट के भी राइट है वो, वहाँ पर तो सिर्फ डेसिमल की राइट थी, लेकिन अब डेसिमल के बाद एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ गई है, पॉइंट के बाद एक कुछ नंबर आ गया है जो जीरो नहीं है, उसके बाद जीरो आई है, तो अगर ऐसा होता है तो वो आपकी सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। ओके, मैं फिर से बता रही हूँ, जो हमने 5th रूल पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि डेसिमल के बाद अगर जीरो है राइट साइड तो वो काउंट नहीं होगी। ये रूल हमें क्या कह रहा है? डेसिमल के बाद अगर नॉन ज़ीरो नंबर है उसके बाद अगर ज़ीरो है तो वो हमारी काउंट होगी। ओके, देखो अब यहाँ पर एग्जांपल देखो सभी बच्चे ध्यान से, 0.870060, तो कितने डिजिट हैं यहाँ पे? 870060, 6 होगी ना, मतलब 7 और 6 के बीच में जो जीरो आई है वो आपके यहाँ पे काउंट होंगी। और एक बात और ध्यान से सुनो, 6 के बाद भी ज़ीरो आई है, ये भी आपकी काउंट होगी क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाली ज़ीरो है। ठीक है, अगर यहाँ डेसिमल ना होता फिर वो काउंट ना होती। ठीक है बच्चे, क्योंकि ऊपर हमने 4th रूल ये पढ़ा था। ओके जी, और सेकंड जो एग्जांपल है इसमें उसको देखो, 0.24060015, तो यहाँ पर काउंट करो अब इनको, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं सभी काउंट होगी। तो ये हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है बच्चे, ये करेक्ट कर लेना, यहाँ बाय मिस्टेक 8 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी हाँ 7 ही है। ओके बच्चे, तो 7 ही है, ये 7 लिख लेना, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, पहले के बनाए हुए नोट्स हैं ये मेरे। ठीक है, थोड़ा सा अभी इनको भी रिवाइज़ करना है मैंने। अच्छा, किसी स्टूडेंट्स को अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो ना, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया करो पर्सनल, फिर मैं अपने आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। ठीक है, 7th है जो हमारे पास, एक्सपोनेंट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। एक्सपोनेंट होता है जैसे हम पावर में जो लिखते हैं, ठीक है, तो अगर एक्सपोनेंट कोई आ जाता है किसी नंबर के साथ तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालता सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। ठीक है जी, जितने सिग्निफिकेंट फिगर थे उसकी वो उतने ही रहेंगे। देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल गिवन है 0.034 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ पर डेसिमल के राइट लेफ़्ट काउंट नहीं होगा, सिर्फ आपका 3 4 काउंट होगा, क्योंकि ऊपर के रूल सभी हमारे आगे यूज़ होते जा रहे हैं ना, तभी तो हमारी प्रैक्टिस होती जा रही है। ठीक है, इंटू 10⁻⁻ क्या है? -3, तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे? 3 और 4 ही होंगी काउंट, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने आएंगी? 2 आएंगे। 0.489 इंटू 10⁻6। अब यहाँ जो आपका पॉइंट के बाद है 489, सिर्फ ये काउंट होगा आपका, जो 10⁻6 है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि 10⁻6 का मीनिंग क्या है कि हमारे पास क्या होगा? 10 के पीछे 5 0। ठीक है, 10 के पीछे 5 0 यानी कि 9 के पीछे आप यहाँ पे 6 0 लगाओगे। और ऊपर अभी हमने रूल पढ़ा था कि डेसिमल के बाद अगर टर्मिनेटिंग पे ज़ीरो आती हैं तो वो है जो हमारी काउंट नहीं होती हैं। ठीक है बच्चे, तो उस रूल के बेस पे, वैसे भी एक्सपोनेंट वाला तो एक्सपोनेंट का रूल अलग ही है। ठीक है, इसको तो किसी के साथ कंपेयर ना ही करो। ओके बच्चे, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ये एक्यूरेसी और एक्सप्रेशन एरर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में ही अगर किया तो क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी
और फिज़िक्स की क्लास लेंथी होना मतलब बच्चों को फ़िज़िक्स बोरिंग लगने लग जाना, और मैं नहीं चाहती कि फ़िज़िक्स आपको कभी भी बोरिंग लगे। ठीक है बच्चे, तो मैं एक बार बता देती हूँ आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है। हमने जो एरर वाला टॉपिक है हमारा उसको किया है बच्चे यहाँ पे एरर ऑफ मेज़रमेंट। एरर की हमने टाइप की बात की है, हमारे पास 3 टाइप के एरर हैं, सिस्टेमेटिक, रैंडम ग्रोथ, फिर जो हमारा सिस्टेमेटिक एरर है इसके 3 टाइप हैं। 1 बाय 1 हमने सभी को डिस्कस किया है विद एग्जाम्पल, विद डेली लाइफ एग्जाम्पल रिलेशन। ओके, तो उसके बाद हमने ये किया है हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लास है जो आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। स्टिल फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बच्चे, उसके बाद सेकंड थिंग ये है कि अगर आप आज चैनल पर पहली बार आए हो तो 11th में जब स्टूडेंट्स आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने में। कई स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं अपने हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आके उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है कि इंग्लिश तो बहुत टफ है। बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको नॉलेज है ना, प्रैक्टिस है, ठीक है, और आपको लर्निंग का मतलब अच्छे से एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप अपने फील्ड में स्ट्रॉन्ग हो कि आपके साइंस के बेसिक क्लियर हैं, वो फिर चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, सो डोंट वरी। ठीक है, चैनल पर एक प्लेलिस्ट है 11th फिज़िक्स बेसिक के नाम से, उसमें मैंने क्या कर रखा है, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में बच्चों को आने में जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन निकाल रखा है। ठीक है जी, उसमें 5 से 6 क्लासेस हैं, जो जो टर्म्स होती हैं ना कि आपके हिंदी में वो थी इंग्लिश में वो थी, मैंने वो सभी करवा रखी है, तो वो क्लास आप लोग ज़रूर देखें। उसके बाद आपकी 11th फिज़िक्स यूनिट 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितना अभी तक काम हो चुका है, थ्योरी हो चुकी है, न्यूमेरिकल हो चुके हैं, उसकी भी मैंने आपकी प्लेलिस्ट है जो बना रखी है। तो वो प्लेलिस्ट है जो वहाँ पर आपके बिल्कुल पार्ट वाइज है जो सिस्टमेटिक उसको सेट कर रखा है। ठीक है बच्चे, अच्छा आप लोग चैनल पर आते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करके चला जाया करो भाई, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और कमेंट करके बता भी दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है बच्चे, ये क्लास मैंने बोर्ड पे जानबूझ के नहीं ली क्योंकि यहाँ पर थ्योरी ज़्यादा थी, और वहाँ पर ऐसे मैं थ्योरी आपको बोल बोल के बताती हूँ तो वो आपको तब तो समझ आ जाती है, लेकिन फिर आपको ज़रूरत चाहिए होती है उसको रिटन फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये क्लास इस फॉर्मेट में ली है, ओरली ली है मैंने कि आपको साथ के साथ में थ्योरी है जो शो कर सकूं। अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं एक लाइन को बोर्ड पे लिख के जा रही हूँ, अरे 5-7 मिनट ही नहीं वेस्ट हो जाएंगे, ऐसे तो मेरी 1 घंटे की क्लास बन जाएगी, और जितना हमने आज काम किया है इसके हाफ काम भी नहीं हो पाता था। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम कंटेंट है जो प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है बच्चे, इसीलिए क्लास बोर्ड पे नहीं ली, इसकी एक क्लास और मैं ऐसे ही लूँगी आपकी, देखो मैं दिखा देती हूँ, ये एक्सप्रेशन ऑफ एरर वाली क्लास लूँगी मैं आपकी, फिर ये उसी में ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी कर लेंगे। उसके बाद फिर जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन है ना वो हम बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की टोटल हमारी 3 क्लास होंगी, एक क्लास हो चुकी है और 2 क्लास और ले लेंगे, एक क्लास और ऐसे ही होगी और लास्ट क्लास है जो आपकी वो बोर्ड पे ले जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी बच्चे, कमेंट करके बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।